हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। हमने अपने पिछले वीडियोस में सॉल्यूशंस के दो मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं और उसमें हमने सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो सब हम कवर कर चुके हैं। वेपर प्रेशर का राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ग्राफ भी देख चुके हैं। अब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो के एंड में डिफाइन की थी और बताया था कि चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशंस की। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो सिर्फ सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पर नहीं डिपेंड करती। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को कंप्लीशन की तरफ ले जाते हुए फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हमने राउल्ट्स लॉ की बात की थी तो एक ग्राफ प्लॉट किया था। कुछ ऐसा ग्राफ था, यहां पर प्योर सोल्यूट था, यहां प्योर सॉल्वेंट था और कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा था हमें। ठीक है, ये हो गया P2 नॉट और ये हो गया P01। मतलब सोल्यूट का, प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और इस वाली एक्सिस पे हम x2 वेरी कर रहे थे। यहाँ x2 0 था और x1 1 था और यहाँ पर x1 0 था और x2 1 था। तो इस ग्राफ से एक चीज हमें क्लियर हो जाती है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सोल्यूट ऐड करने से कम हो रहा है। यहाँ प्योर सोल्यूट का ये वेपर प्रेशर था, जैसे जैसे हमने सॉल्वेंट बढ़ाया ये इवेंचुअली कम हो गया। सेम इज द केस विद प्योर सॉल्वेंट। सो अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट को ऐसे देखें कि वो सोल्यूशन की तरफ जा रहा है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो लोअरिंग होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर, और इसीलिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। हम इधर सॉल्वेंट को 1 लेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग? x1 इंटू पी नॉट 1। करेक्ट, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है, यहां हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हैं और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है कि उसका अपना भी कुछ वेपर प्रेशर है, अगर वो वेपर फेज में हो। तो ये हो गया P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी नॉट 1। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग हम देख लेते हैं डेल्टा P1 से। डेल्टा मतलब चेंज जो आया, चेंज हम कहां से ला रहे हैं? पहले वो प्योर था तो P01 था, अब वो P1 हो गया तो P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या फॉर योर क्लियरर अंडरस्टैंडिंग राइट इट एज P1 in first step. Then how do you, when you substitute this equation into this equation, what comes? P01 minus x1 P01। करेक्ट। सो यहां पर P01 माइनस, अब x1 को हम अगर x2 के टर्म्स में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? P01, सो P0 या फिर, ठीक है, हमें ये मिल गया। करेक्ट। अब हम रिलेटिव लोअरिंग देख रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है? हम प्योर सॉल्वेंट के रिलेशन में देख रहे हैं तो उसे डिवाइड कर देंगे। जब यहां पर डिवाइड किया तो व्हाट डिड वी गेट? 1 माइनस, इस इक्वेशन को हमने P01 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर ये मैंने उल्टा लिख दिया है P01। तो अगर हमने अगेन P01, इसको हमने डिवाइड कर दिया P01 से तो हमें ये मिल गया, और ये क्या हुआ? 1 माइनस 1 प्लस x2 इक्वल्स x2। यही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये हो गई रिलेटिव लोअरिंग, ये हो गई लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब ये, और ये इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ solute. Mind it, second component here we are considering as solute. तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं। x2 क्या हो गया, n2 बाय n1 प्लस n2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, आपको ये याद रखना है, हमने यहाँ पर ये वाला अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। अप्रोक्सीमेशन क्या है, बहुत ही ऑब्वियस है, सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होता है, सोल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसको फर्दर एक्सपैंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगेन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या है, प्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट, molecular mass of solute, present mass of solvent and molecular mass of solvent। तो ये आ गया आपका relative lowering of vapor pressure का फाइनल एक्सप्रेशन। इसे मेमोराइज करने की कोशिश मत करना, प्रॉब्लम हो सकती है। You always remember this equation and then you can easily arrive at this equation considering this approximation, which is quite obvious and easy to remember. Okay, let's move on to the next colligator। So हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो इसके नाम से हमें क्या पता लग रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है। एलिवेशन मींस देयर इज एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और हम ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये कैसे समझेंगे, कैसे बढ़ रहा है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें y एक्सिस पर वेपर प्रेशर प्लॉट किया और x एक्सिस पर टेम्परेचर प्लॉट किया केल्विन में, ठीक है। अगर ये प्योर सॉल्वेंट का था तो हमें ये सॉल्यूशन का मिला ग्राफ, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, boiling point is the temperature at which the vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure। और जब ये atmospheric pressure में से इक्वल हो जाता है तो वेपराइज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है जब वो वेपर फेज में इजीली एस्केप कर सकता है। तो वेपर प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेयर का, 1 atm होता है। तो जब हमने 1 atm से यहाँ पर एक इंटरसेप्ट ड्रॉप किया तो हमें पता लगा कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर आ रहा था उसे हम ले लेते हैं T0B, प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो रहा था तो वो टेम्परेचर था TB। और एक्चुअली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा था प्योर सॉल्वेंट से, तो हमें कुछ चेंज मिला और उसको हमने लिया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मीन्स चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ हम चेंज नहीं लिख रहे, एलिवेशन लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक ही वर्ड में ये भी स्पेसिफाई हो रहा है कि चेंज भी हो रहा है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रहा है, नॉट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो वी आर यूजिंग द वर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा कि ये जो डेल्टा टीबी था जो था TB minus T0B, this was actually directly proportional to small m। small m क्या था, 11th grade first chapter molality, correct, molality। so delta TB proportional था molality के, proportionality constant हटा दिया तो एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट मिला, उस कांस्टेंट को हमने KB लिखा।
और इस कांस्टेंट को बोलते क्या है? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर एग्जाम में इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट पूछा जाए तो घबराना नहीं है, के भी याद रखना है। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Okay, so this has two terms, ebullioscopic constant and molar elevation constant. It is also known as boiling point constant, which is a very obvious name, very easy to remember. The name you need to remember well is ebullioscopic constant. Correct? अब इस एक्सप्रेशन को ओपन कर लेते हैं। डेल्टा टी बी के बी एम के बराबर था। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट है। हमें पता है कि ये जो गिवन मास होता है वो ग्राम्स में होता है, इसलिए मैंने W1 लिखा है क्योंकि ये सॉल्वेंट का है। और इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। इसको फर्दर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? N2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। अब N2 को ओपन कर लो तो W2 अपॉन M2 W1 इंटू 1000। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है। W1 न्यूमरेटर में आ रहा है, W2 न्यूमरेटर में आ रहा है, 1000 कहाँ आ रहा है। सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द स्टेटमेंट of this colligative property, which is elevation and boiling point is directly proportional to m. बाकी चीजें अंडरस्टूड हो जाती हैं, you can easily arrive at this equation. k भी लिखा, proportionality साइन था तो कांस्टेंट आएगा, and then you can easily arrive at this expression. एक चीज याद रखनी है, जो हम वन कंपोनेंट है सॉल्वेंट कंसिडर कर रहे हैं और सेकंड कंपोनेंट सोल्यूट कंसिडर कर रहे हैं। जो कम है वो दूसरा है, जो ज्यादा है वो पहला है। इजी, right? So this was your elevation and boiling point. Let's move on to the next colligative property. So the next colligative property is, which is our third one, depression in freezing point. पहले एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था, अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डिप्रेशन में अगेन कौन से दो वर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं? चेंज भी है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इट इज अ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है एट विच द वेपर प्रेशर of solution equals the vapor pressure of pure solid solvent। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली जब हमने वेपर प्रेशर प्लॉट किया और टेम्परेचर प्लॉट किया केल्विन में तो हमें क्या मिला। So this is vapor pressure, the x-axis is temperature in Kelvin. Again, हमें ग्राफ लाइंस तो सेम ही मिल रही है, ये प्योर सॉल्वेंट की और ये सॉल्यूशन की। अब एक ग्राफ लाइन यहाँ और ऐड हो जाएगी, किसकी? प्योर सॉलिड सॉल्वेंट की। तो वो कुछ ऐसा होता है, ये होता है फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, अब आप देखिए सॉल्यूशन का जहां वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पर, तो ये टेम्परेचर हो गया हमारा TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और प्योर सॉल्वेंट का क्या हो गया? T0F। करेक्ट। अब आप देखो प्योर सॉल्वेंट से जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है
फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था वो ज्यादा था प्योर सॉल्वेंट से। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से कम है प्योर सॉल्वेंट में। तो यहां पर ये डेल्टा टीएफ जो है विच इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंटली पता लगा है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में किया था, ये जो डेल्टा टी एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगेन मोलालिटी के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है के एफ। इस के एफ को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां पर एब्यूलियोस्कोपिक था, यहां पर क्रायोस्कोपिक है, या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में 3 टर्म्स थे वैसे यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. Correct? Expand it again. So kf will come out to be n2. n2 को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। 1000 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन हो गया ये। करेक्ट, kf इंटैक्ट है। आपको याद ये रखना है, उसके बाद आप इजीली इस पर अराइव कर सकते हो। इसको याद करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, याद आप इसी को करेंगे और उस पर अराइव करेंगे। अब हमने एब्यूलियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट्स के बारे में पता तो लगा लिया। ये होती है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू, और इनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलती है, R विच इज गैस कांस्टेंट गैस कांस्टेंट, यहाँ पर ये टीबी होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी नहीं होता है, टीबी होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का स्क्वायर डिवाइडेड, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हम यहाँ सॉल्वेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज दैट इज द मेजर क्वांटिटी। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन into gas constant divided by 1000 divided by heat of या enthalpy of vaporization. Similarly kf कैसे निकालेंगे, एनालॉजिकली देखो आप तो गैस कांस्टेंट, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का स्क्वायर, अगेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के केस में एंड फ्यूजन freezing point के केस में। So this was all about your third colligative property. Let's move on to the next colligative property. So the next colligative property is osmotic pressure. नाइन्थ 10th स्टैंडर्ड में आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है। क्या होता है ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ solvent molecules या particles from higher concentration to lower concentration. Movement. Here we are talking only about solvent particles. अब हम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो प्योर सॉल्वेंट से, जिसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। और ये कब तक मूव करेगा? जब एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। यहां पर एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि दिस मूवमेंट इज थ्रू
अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल, जो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर सकता है अपने थ्रू पास करना, बाकी को वो रोक देगा। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सेस प्रेशर होता है that must be applied to stop osmosis। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम पाई से डिनोट करते हैं, और ये जो है ये CRT के बराबर होता है। T temperature in Kelvin, R gas constant, and C is concentration, which is number of moles per liter of solution. Okay, so this is all about ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। हाइपरटोनिक, जिनका सॉल्यूशन अंडर कंसिडरेशन से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और हाइपोटोनिक, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन अंडर कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा। करेक्ट। आपने एक रेजन वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अपने 9th 10th स्टैंडर्ड में। व्हेन यू पुट इट इन द सॉल्ट वाटर इट swells up, correct? So that is an example of osmosis। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन है वाटर प्योरिफिकेशन में। सबके घरों में आजकल आरओ लगा होता है। कभी आपने सुना है इस आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस। अब हम क्या कर रहे हैं? इस ओस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन है ओस्मोसिस की वो चेंज हो जाएगी। अभी हम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, अब ये सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा, मतलब रिवर्स ओस्मोसिस होने लगेगा जब हमने ओस्मोटिक प्रेशर से एक्सेस प्रेशर इस पर अप्लाई किया। तो कैसे इसमें वाटर प्योरिफिकेशन हो रहा है? सॉल्यूशन मतलब कंटामिनेटेड वाटर या सॉल्टी वाटर, करेक्ट। और सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर। तो जो भी कंटामिनेशन है उसको ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रोक देगा और सिर्फ प्योर वाटर को अलाउ करेगा एंटर करने के लिए, और उससे वाटर प्योरिफाई हो जाएगा। यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कौन से यूज होते हैं? सेल्यूलोज एसिटेट। दिस इज most commonly used semi-permeable membrane in the process of reverse osmosis। अब हमारे जो next topics हैं NCERT में, those are abnormal molar masses and Van 't Hoff factor, and both of these topics, as mentioned in my introduction video, has been deleted for the session 2021 in CBSE board exams, so they are not to be asked in your exams, so I am skipping that portion until here your syllabus for the chapter solutions has been completed, and you do not actually have to refer to any book. You just need to practice certain questions. You have to be good with the mathematical calculations involved in elevation and boiling point, depression and freezing point, osmotic pressure. So you just have to practice the questions and you'll be done for the exams. Thank you so much. Have a nice day.